सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर सुधी अग्रवाल कामोज हूँ, ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन, मिनिमली इन्वेजिव सर्जन। मैंने अपनी ट्रेनिंग एमबीबीएस एमएस इन जनरल सर्जरी केजीएमसी लखनऊ से किया। तत्पश्चात मैंने सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ से की। मैं पिछले 6 सालों से मेरठ में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड यहाँ हमने काफी अच्छे और नए नए काम किए हैं ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, इन सबसे रिलेटेड। मैं थायराइड, ब्रेस्ट और काफी दूसरी बीमारियां डील करती हूँ जो मेरठ में कोई और डील नहीं करता। चूंकि मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और वो महिलाओं से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर और उससे रिलेटेड चीजें शेयर करूंगी जो डे टू डे बेसिस पे एज अ फीमेल मैं देखती रहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर का नाम अपने आप में काफी डरावना सा लगता है। जैसे किसी ये चीज आती है, लाइक लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार क्या है, कैसा होता है। बहुत सारी इमेजिनेशन उनके दिमाग में रहते हैं। कुछ उन्हें हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन होती है जिसको लेके उनके मन में डर होता है। तो एग्जैक्टली आज हम बात करेंगे कि क्या होता है और महिलाएं कैसे प्रेजेंट करती हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज होते हैं जो आमतौर पर टैकल नहीं किए जाते और जो टैकल करने चाहिए। आज से तकरीबन आप मान के चलिए 20-25 साल पहले या 30 साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर सबसे dreaded कैंसर हुआ करता था। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा था कंपेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। उसकी वजह से जो डेथ रेट था वो भी बहुत था। इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और ये सब भी स्टार्ट हुए थे। जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको लोग सोचते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज, जो अमेरिका, यूएसए, इस तरह की कंट्रीज की बीमारी है, या होती भी है तो अमीर घरानों की या सिटीज में रहने वाली महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है इंडिया में वो बढ़ता चला गया। इतना बड़ा कि उसने सर्वाइकल कैंसर को भी पीछे छोड़ दिया। ना केवल इंसिडेंस में बल्कि उसकी जो घातक मारक जो थी, लाइक जो डेथ रेट था फॉर ब्रेस्ट कैंसर, दोनों में ही आज वो इंडिया में महिलाओं में पाने जाने वाला सबसे बड़ा कैंसर है और उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो भी सबसे ज्यादा है। इसका बर्डन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके जो रेट्स है, जो उसकी संख्या है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की, वो बढ़ती जा रही है और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि कोई कहता है कि हो सकता है कि हमारी जो इमेजिंग है, हमारी जो अब लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ गई है। बहुत लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा क्या हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस अब इतना बढ़ने लगा, लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगा। कुछ शोध किए गए हैं, स्टडीज की गई, उन्होंने कहा अच्छा ओके, अवेयरनेस बढ़ गई, अब लोग जानने लगे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, अपने आप को चेकअप कर लेते हैं, छोटी छोटी गांठों को चेकअप कराने आ जाते हैं। हमारी जो इमेजिंग जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत एडवांस हो गई है, इसलिए अब हम छोटे से छोटे ट्यूमर को भी पकड़ लेते हैं। इसलिए हमारा ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। दूसरी स्टडीज कहती हैं, वो कहती हैं कि हमारी जो इंडियन फीमेल्स है, महिलाएं, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। पहले जल्दी शादी होती थी, जल्दी बच्चे होते थे, सारे बहुत बच्चे होते थे, खूब ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी। लेकिन आजकल वो काम पे निकल रही हैं, उनको शादी का टाइम नहीं है, शादी होती भी है तो लेट होती है, फिर बच्चे और लेट होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम नहीं है उनके पास। हार्मोनल और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं ताकि बच्चे ना हो या उनके बीच में डिस्टेंसेस हो, या पोस्ट मेनोपॉज में हार्मोनल इंटेक लेती हैं, कुछ एस्ट्रोजन प्रिपरेशंस लेती हैं। आजकल लोग शराब पीने लगे हैं, अल्कोहल लेने लगे हैं, स्मोकिंग करने लगे हैं, फैट बहुत हो गए हैं, जंक फूड्स बहुत लेते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गए, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। कुछ स्टडीज आती हैं कि ये दोनों ही कारण है जिसकी वजह से आज इंडिया में भी ब्रेस्ट कैंसर एक टॉप ऑफ द टाउन हो गया। ज्यादातर जगह पर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहरहाल हम एक बहुत क्विकली जानते हैं कि ये होती क्या है, ये परेशानी होती क्या है और इसका एक आम इलाज क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल सेल्स हम सभी की बॉडी में होती है, इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर में भी नॉर्मल सेल्स होती है। किन्हीं कारणों से जब उनमें म्यूटेशन हो जाते हैं, कुछ उनके जीन्स में कन्वर्जन हो जाते हैं, तो वो सेल्स तेजी से ग्रो करने लगती हैं। वो यूजलेस सेल्स होती हैं, वो किसी काम की कोई फंक्शन नहीं करती एक्सेप्ट फॉर की जो नॉर्मल सेल्स है उनकी जगह घेरनी शुरू कर देती हैं। वो शुरुआत में ये एक गांठ की तरह महसूस होता है, लेकिन अगर उसको ध्यान न दिया जाए तो उसकी कुछ सेल्स छिटक के लिम्फेटिक्स में आ जाती हैं, जो कि बगल में गांठें बना देती हैं, या छिटक के ब्लड में आ जाती हैं, जो फिर बॉडी के दूसरे हिस्सों में चली जाती हैं। उनको जहां घर मिलता है वो वहां पे सेटल हो जाती हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि लंग, लिवर, बोन्स या ब्रेन में सेटल हो जाती हैं, तो ये एक ऐसे ऑर्गन है जो बॉडी को जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां भी जाके, क्योंकि ये यूजलेस होती है, ये यूजफुल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर करके अपना एरिया बढ़ाती चली जाती है। यूजफुल सेल डिस्ट्रॉय होगी, उनका फंक्शन कम होगा, धीरे धीरे लिवर फेलियर से, लंग फेलियर से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो शुरुआत इनकी ब्रेस्ट से ही होती है। इसमें एक बार अगर हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, कोई पेशेंट आती है, गांठ है या कुछ है, हम उसको चेक कराते हैं, कैंसर डिटेक्ट होता है, हम उसकी स्टेजिंग करते हैं।
कि कैंसर किस 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 स्टेज में आया है। यूजली 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 और 2 मतलब छाती में है, छोटा है। स्टेज 3 मतलब छाती में है लेकिन बड़ा साइज हो गया काफी। और स्टेज 4 मतलब बॉडी के बाहर भी अब हमें इसके फीचर्स दिखने लगे। तो डिपेंड करता है स्टेज पे, उस हिसाब से हम उसको सर्जरी करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, हार्मोन थेरेपी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं। वो डिपेंड करता है, वो हर मरीज को हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ये हम सब जानते हैं। इसकी वजह से इसका जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा बताते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे बचाव करें, कैसे देखें अपने आप से। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा साइड इफेक्ट यह है कि इसकी वजह से कुछ मिसकंसेप्शंस भी लोगों को बढ़ रहे हैं। कुछ लोग के मन में डर आ जाता है कि अच्छा ये है, वो जानते हैं कि कीमो होती है लेकिन कीमो के पॉजिटिव एस्पेक्ट ना देखिए, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा देखते हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो साइड इफेक्ट्स भी बढ़ रहे हैं समय के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज में आप मान के चलिए, अगर 8 महिलाएं हैं उनमें से 4 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो रही है, अभी लेटेस्ट डाटा है। वही इंडिया में 8 महिलाओं में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर हम ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड डेथ्स के बारे में बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कितनी डेथ हो रही है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में 8 में से सिर्फ 2 महिलाएं ही ऐसी होंगी जिनको ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ होता है। लेकिन इंडिया में 8 महिलाओं में से 4 महिला मतलब 50% डेथ रेट है अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है। ऐसा क्यों है? इसके बारे में अब हम कुछ डिस्कस करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आप मान के चलिए, सपोज एक महिला को अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर उसको गांठ लगती है, छाती में कुछ गांठ से महसूस हुई, सिर्फ 1/3 महिलाएं ही हैं जो इमीडिएटली किसी सही डॉक्टर के पास आती हैं कि चेकअप के लिए ये गांठ क्या है, इसको हमको ट्रीट कराना है। एक और उनका आगे ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंगली। 1/3 महिलाएं ऐसी होती हैं, मतलब 30% के करीब पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि या तो उनकी मिसडायग्नोसिस हो जाती है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन दूध पिलाते समय उनको गांठ आई, गायनिकोलॉजिस्ट से मिले, गायनिकोलॉजिस्ट ने कहा ये तो दूध जम गया है, इसको नहीं कुछ करना है, अपने आप ठीक होगा। उसको टाइम लैप्स हो जाता है, 2-3 महीने बाद किसी और डॉक्टर को दिखाया तब डिटेक्ट हुआ। या उनको होम्योपैथिक, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वो इनके चक्रों में अपना टाइम लूज करती हैं। तो 30% पेशेंट्स इस कैटेगरी के होते हैं। 30% पेशेंट जो लास्ट के हैं वो इस कैटेगरी के हैं, उन्हें पता है कि गांठ है, या तो उनके सोशल फैक्टर्स होते हैं, वो घर में अकेली है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या वो अपनी सेहत को ध्यान नहीं देती है, अपनी फैमिली को ध्यान देती है, सोचती है कि अरे अभी हमको गांठ है, हम सब परेशान हो जाएंगे, या उन्हें डर लगता है कि यार चेकअप करा दिया कहीं कैंसर ना निकले। इस चक्कर में वो जाती ही नहीं है डॉक्टर्स के पास। और बस वो कब जाती है, जब उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है, उसमें सीवियर पेन होने लगता है, या उसमें घाव अल्सर बन जाता है, तब जाके वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। या उनको कुछ और पेट में सूजन आ गई, लिवर में ट्यूमर चला गया, पेट में सूजन आ गई, या झटके आने लगे, हड्डियों पे फ्रैक्चर हो गया, तो ये कॉम्प्लिकेशंस करके आती है। 10% किन्हीं ना किन्हीं अन्य कारणों से आते हैं। तो मेजर हमारे पास सिर्फ 30% पेशेंट ही ऐसे आते हैं जो कि फर्स्ट टाइम में सही जगह पे आते हैं कि आप हमको प्रॉपर्ली ट्रीट कीजिए, गांठ जो भी है हमको पूरा सही ट्रीटमेंट चाहिए। अदरवाइज 60 to 70% पेशेंट्स इस तरह से मिसडायग्नोस या नॉन ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। ये माता जी है, ये आई थी, इनकी बहू आई थी मेरे पास, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। इनकी बहू आई थी, उसको छोटी छोटी गांठें थी प्लस थायराइड की शिकायत थी। वो सिंपल गांठें थी, मतलब नॉन कैंसरस थी, मैंने उन्हें निकाल दिया, वो ठीक हो गई। फिर उसने अपनी सास को भेजा कि अच्छा अभी मेरा गांठ निकल गया, मेरी माता जी को भी गांठ है, आप इनको देखिए। जब मैंने उन्हें चेक कराया तो उनके में कैंसर था, मतलब दोनों में गांठें थी लेकिन बहू का नॉन कैंसरस है, माता जी का कैंसर था। मैंने इमीडिएटली उनको आगे के चेकअप और सर्जरी के लिए एडवाइस किया। जो उस वक्त उनको गांठ के अलावा कोई और शिकायत नहीं थी, तो उन्होंने उसे काफी लाइटली लिया और उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। वो लोग कंटिन्यूअसली मेरे पास आते थे कि बहू आती थी अपने चेकअप के लिए, उन्होंने कई पेशेंट्स भी मुझे भेजे, और जब भी मैं पेशेंट्स ऑपरेट करती थी उन्हें देखती थी, वो हंसती मुस्कुराती मिलती थी। तो एक दो बार मुझे भी शक हुआ कि क्या सच में इन्हें कैंसर है, रिपोर्ट्स गलत है। बट एनी हाउ, एक आध साल बाद वही हुआ जिस चीज का डर था। एक दिन वो मेरे क्लिनिक पर आई बहुत परेशान कि मेरे को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आप इसको ऑपरेट करके निकालो। लेकिन जो 1-2 साल इन्होंने खोया, उस 1-2 साल में वो ट्यूमर इतना एडवांस हो गया कि फिर मैंने बना दिया कि अभी ऑपरेटिव कंडीशन नहीं है, आपको स्टेज 4 हो गया है, आपका थेरेपी चलेगी। तो ये जो 1-2 साल का वक्त उन्होंने खोया वो कितना इंपॉर्टेंट था उनके लिए। तो ये चीज होती है, लोग लाइटली लेते हैं चीजों को, वो सोचते हैं कि हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हमें कैसे हो गया। हो सकता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन हो, या क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आगे क्या होगा, इसलिए वो कई बार उसको लाइटली लेते हैं कि मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, गांठ ही तो है, उसको पड़ी रहने दो। लेकिन वो गांठ अंदर ही अंदर बढ़ रही है, वो ये नहीं जानते।
तो जो कैटेगरी 1 थी, जो क्विक रिस्पॉन्सर्स थे, जो जैसी गांठ मिली और डॉक्टर्स के पास आए, वो इस कैटेगरी में, जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है, यूजुअली ऐसे प्रेजेंट करते हैं। गांठ का साइज छोटा होता है ब्रेस्ट के साइज के मुकाबले, तो हम उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरे पेशेंट जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के यूजुअली होते हैं, वो कई बार हमारे पास इस तरह से अल्सरो प्रोलिफरेटिव मासेस करके आते हैं, घाव, अल्सर, इतना बड़ा ट्यूमर कि हम सर्जरी नहीं कर सकते उनके में, या बहुत बहुत उनकी जो प्रोग्नोसिस है वो खराब हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आते हैं। पेशेंट जब हमारे पास आता है और गांठ करके आता है, हम उसे चेकअप कराते हैं। उसके बाद जब हम पहली बार उसे बताते हैं कि देखिए आप ये गांठ है, इस गांठ में कैंसर के फीचर्स है, जब हम उसको उसकी डायग्नोसिस डिस्क्लोज करते हैं, मेनी टाइम्स हमको अटेंडेंट्स कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं बताना, इनको वो बुरा लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब तक पेशेंट को पता ना हो, उस महिला को पता ना हो उसको अंदर की क्या प्रॉब्लम है, अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट को कंप्लाई नहीं करेगी, तो हमें उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है। धीरे धीरे हम उसे कन्विंस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार में कन्विंस हो जाती है, उसके फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है फेज ऑफ डिनाइल, आती है, हम उसको रिपोर्ट बताते हैं, अच्छा आपके में कैंसर है, उसको एकदम से रोना आता है, डिप्रेशन में जाती है वो, उसके अंदर गुस्सा आता है, ये क्या बता रहे हैं, हो सकता है इस डॉक्टर को कुछ इन्फॉर्मेशन ही ना हो सकता है ये रिपोर्ट गलत आ गई हो, किसी और की रिपोर्ट इन्होंने मेरी रिपोर्ट में पढ़ दी हो। तो ये डिनायल होता है, अरे हमारे घर में तो किसी को नहीं था, हमको कैसे हो गया, कुछ गलत होगा। उस फेज में वो 2-3 डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हो सकता है वो एफएनएसी या बायोप्सी रिपीट कराते हैं। ज्यादातर में जब वही वही रिपोर्ट्स आती हैं, तो धीरे 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 वो फेज ऑफ एक्सेप्टेंस में जाती है। ओके ओके, चलो इसने भी वही बोल दिया, इसने भी, तो मैंने मान लिया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, अब क्या करना है आगे। इस फेज में आता है फेज ऑफ कंफ्यूजन। ये एक नया चैलेंज है, काफी इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि अब उसने जब एक्सेप्ट कर लिया मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, तो अब क्या करना है, मुझे किस डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना है और मुझे क्या इलाज कराना है। इस कंडीशन में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या होता है, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार को जैसे पता चलता है कैंसर, वो सब के सब आते हैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। अगर किसी ने कभी भी इस बीमारी को प्रॉपर्ली डील नहीं किया है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हाफ फेक्ड इन्फॉर्मेशन होती है। एक व्यक्ति आके कहता है अरे इसमें तो कीमोथेरेपी लगती है, दवाइयों से ठीक हो जाता है, तुमको तुम्हारा डॉक्टर सर्जरी क्यों बता रहा है। दूसरा आता है, वो कहता है अरे इसमें तो सर्जरी होती है, तुम्हारा डॉक्टर सिर्फ दवाइयां क्यों दे रहा है इसको। और इस कंडीशन में वो डिफरेंट अलग अलग जगह भागता है, इतनी मोटी मोटी फाइलें हो जाती हैं उसकी, लेकिन ट्रीटमेंट कहीं नहीं कराता। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इतनी मोटी फाइल होती है, उन्होंने 1-2 शॉट कीमोथेरेपी के लगवाए, साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली होते हैं वो हुए, और इस डर से वो 2 थेरेपी के बाद नहीं गए वहां पे, तो वो सिर्फ ओपिनियन लेते रहते हैं। ये एक बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि जिसने अभी अपना मन बना लिया 1 या 2 डॉक्टर से कंसल्ट करके कि अच्छा थेरेपी लेनी है, यही थेरेपी चलेगी, तो हम इसको अब शुरू कराते हैं, वो पेशेंट्स अच्छे निकल जाते हैं। जो कंफ्यूज होते रहते हैं वो ट्यूमर सेल्स बढ़ाते चले जाते हैं, समय गंवाते रहते हैं, और बाद में उनका जो रिजल्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होता चला जाता है, और उनकी जो आगे के रिजल्ट है धीरे धीरे और खराब होने लगते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, उसमें हमारे 3 सपोर्टिंग पिलर्स उस पेशेंट के लिए होते हैं। सबसे पहले होता है डॉक्टर। डॉक्टर जिसको जिसने कैंसर डील किए होते हैं, जो इसका एक्सपर्ट होता है, यूजुअली वो समझता है इस चीज को कि पेशेंट को कैसे डील करना है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है, उसको हम काउंसिल करते हैं, उसको हम रीअश्योर करते हैं चीजों को लेके। हम उसको जो भी थेरेपी देनी होती है, हम पहले से उसको प्राइमिंग शुरू कर देते हैं कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम, हम ये थेरेपी देंगे, उसमें ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस लेते हैं, उसको हम पार्टिसिपेट कराते हैं अपने ऑप्शंस को चूज करने में। इससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सपोज कीमोथेरेपी है, हम कीमोथेरेपी की पहले प्राइमिंग करते हैं, उसके बाद फिर जब कीमोथेरेपी देते हैं तो उसको पता है कि मेरे बाल झड़ेंगे या कुछ होगा, तो उसको इतना माइंड नहीं होता है, वो प्रिपेयर्ड होता है, और उसको ये भी प्रिपरेशन होती है कि मेरे बाल वापस आ जाएंगे। इसी तरह फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम फैमिली को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने पेशेंट को मोटिवेट करे, उसको अच्छी सी केयर दे घर पे, क्योंकि उसको साइड इफेक्ट्स होंगे, तो कोई ना कोई होना चाहिए घर पे जो उसको लुक आफ्टर करे उस ड्यूरेशन को टाइड ओवर करने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स का। सपोज किसी को नया नया पता चला कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, उसके घर में कभी किसी को नहीं था, बहुत अकेली है, उसको हम चाहे जितना कंसोल करें, उसकी फैमिली को जितना कंसोल करें, हम एक लिमिट से ज्यादा उसको नहीं कर सकते उसके कंपैरिजन में जिसको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है और जो ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट ले चुका है। इसका बहुत ही चमत्कारिक सा इफेक्ट होता है। इसलिए जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं, हम उनको यूजुअली इन्वॉल्व करते हैं कि आप भी उनको सपोर्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि क्या क्या होता है और कैसे उसको टाइड ओवर करना है उस सारी प्रॉब्लम्स को। कोई भी परेशानी होती है उसके एक सिक्के की तरह उसके 2 पहलू होते हैं। एक होता है हम डिप्रेस हो जाए, सोच रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस जिंदगी खत्म है या कुछ। दूसरा पहलू होता है कि हम उसको मान के चले कि हमारी लाइफ का एक नया चैलेंज है और हमें इसको अभी आगे हमें भगवान ने एक चैलेंज दिया है, इस चैलेंज को हम टाइड ओवर करेंगे,
हम और अच्छे से आगे आएंगे और एक नई लाइफ नए सिरे से शुरू करेंगे। कई पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन के फेज में होते हैं, हम साइकोथेरेपी देते हैं, कई पेशेंट्स इंप्रूव करते हैं अपने आप को संभालते, और कई पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं संभाल पाते, वो थेरेपी छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमको। मैं मिलाना चाहूंगी हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये इनका नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मुझे भी मोटिवेट करते हैं। ममता दीक्षित जी है, मेरे पास पॉइंटर नहीं है, सॉरी, लेफ्ट से सेकंड ममता दीक्षित जी, अगर जो भी पहल से जुड़े हों, पहले प्रयास से, वो इनको जानते होंगे, इनका फोटोग्राफ आता रहता है न्यूज़पेपर्स में, या इनको बहुत प्राइजेस मिलते हैं। तो इनको ब्रेस्ट कैंसर था, ये हाउसवाइफ थी, ब्रेस्ट कैंसर था, और उससे पहले ही कभी आर्ट्स किया करती थी एज अ हॉबी। जब इनको ये हुआ, काफी परेशान हुई, डिप्रेशन में गई, एक बहुत लंबे फेज से निकली, और इस ड्यूरेशन में इन्हें मौका मिला अपने आप को दोबारा से पहचानने का कि वो कहाँ, उन्होंने अपनी चीज कहाँ खोई, क्या नहीं। उसके बाद इन्होंने अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया। इस फेज में उन्होंने अपनी आर्ट्स एंड ड्राइंग दोबारा शुरू की। अभी पहले एक प्रयास से जुड़ी हैं, बहुत सारी और संस्थाओं से जुड़ी हैं, लोगों को ट्रेन भी करती हैं, और बहुत इनका अपना ही नाम बहुत ज्यादा है। आज ये दूसरे लोगों को मोटिवेट करती हैं इस चीज परेशानी के लिए, और उससे कैसे निजात पाए। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि सिक्के के, जैसे मैंने कहा, 2 पहलू हैं, एक एक काला घना अंधेरा और एक धूप की रोशनी। तो ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ काला घना अंधेरा नहीं है, उसमें एक धूप की रोशनी भी है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि कैसे ये लोग अपने आप को इन्होंने ऊपर उठाया। दूसरा सीमा आर्या जी है, ये भी एक हाउसवाइफ थी, इनके 2 छोटे बच्चे थे, जब इनको ये पता चला, ये भी उसी फेज से निकली, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को रिकवर किया, इन्होंने योगा सीखा, अब वो योगा क्लासेस लेती हैं, लोगों को सिखाती हैं। और ये लुबना जी हैं, ये और इनके हस्बैंड, ये बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से हैं। इन्हें पता चला, इनको भी मिसडायग्नोसिस हुआ, बट समहाउ ये निकले। इनका काफी एडवांस डिजीज था, उसके बावजूद लाइक 5 to 6 years हो गए, शी इज डूइंग गुड। और इन्होंने पता नहीं कितनी कैंसर फैमिलीज की जिंदगी बदली है। लोगों को कैंसर हुआ तो लोग क्योंकि इनको कैंसर हुआ था तो लोग इनके पास आते हैं एडवाइस के लिए, और ये इन्होंने अपना काम बना लिया कि हम उनको हेल्प करेंगे, उनको सही एडवाइस देंगे। तो कितने लोगों की लाइफ इन्होंने चेंज की, इन लोगों को अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया। तो जब इन ब्रेस्ट कैंसर के उस दौर से निकले, तो इन्होंने अपने लिए एक नया एक आयाम बनाया कि नहीं, हमको ये करना है। सो दिस इज द वे हाउ वी लुक द थिंग्स। इसी उसमें हम लोगों ने एक हमारे छोटा सा एक ग्रुप है, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल ग्रुप है, प्रशस्ति के नाम से, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित जो भी मरीज या फैमिलीज हैं, हम लोग उनको इनवाइट करते हैं, उसमें एड ऑन करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से। इसमें बहुत सारे ऐसे नए पेशेंट्स हैं जिनको, जो हमेशा इसी फेज से गुजरते हैं, उन्हें डर होता है कीमो लगेगी, मेरे बाल उड़ जाएंगे, तो कई लोग लगवाते नहीं है, कोई सोचते सर्जरी होगी, मेरी छाती निकल जाएगी, तो ऑपरेट नहीं कराते। तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बताते हैं कि अच्छा ये, और वो उनको रियलिस्टिक ओपिनियंस देते हैं। इस स्पेस में हम लोग डिफरेंट मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, हम उनको नंबर शेयर करते हैं, और अगर किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपस में ही बात करके ले लेते हैं। एक पूनम वर्मा जी है, जो ब्रेस्ट अगर निकला तो उसके लिए बहुत कॉस्टली प्रोसेसेस आते हैं मार्केट में, 6-7 हजार के, वो घर पे कैसे बनाए, उन्होंने एक प्रोफेशनल वीडियो बनाया अपना, और जिसको सभी लोगों ने शेयर किया, और आज कम से कम 60 to 70% लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं। वो एक होममेड उन्होंने बनाया, दैट वाज वेरी गुड। सो टू कंक्लूड, ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है, तो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग डिप्रेस्ड। वो किसी को भी हो सकता है, आपको, मुझको, किसी को भी हो सकता है, वो तो बीमारी है। और आज की डेट में इतने सारे हम कार्सिनोजेंस के बीच में रह रहे हैं, तो किसी को कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग डिप्रेस्ड। आप ये मान के चलिए कि भगवान आपको एक चैलेंज दे रहा है, एक टेस्ट दे रहा है, लुक द पॉजिटिव एस्पेक्ट, गैदर योर इनर स्ट्रेंथ एंड इमर्ज एज अ विनर। And this is the one which is made by one of Sharik ji, one of the breast cancer survivor husband. और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी क्लिनिक पे भी लगाया है। And with this I would like to thank you all for your patient hearing. Thank you very much.